वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू यानी टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया गया है। अब हम इसका सेकंड टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे। टेस्ट सीरीज 2 यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। इसमें 24 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज जनरली यूज्ड एज। पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड साधारणतः प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन है एम्पलीफायर, प्रवर्धक, ऑसिलेटर, दोलित्र, रेक्टिफायर, दिष्टकारी, नन ऑफ एबव। तो जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड हैं वो साधारणतः एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये यूज जो है वो ट्रांजिस्टर का है। ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर के रूप में वर्क करते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो डायोड रेक्टिफायर या दिष्टकारी के रूप में प्रयोग होता है। ये एसी सिग्नलों को रेक्टिफाई करता है। जो हमारे एसी सिग्नल्स होते हैं इनको फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से क्या करते हैं, रेक्टिफाई करके एक डायरेक्शन में लाते हैं, और ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है। डीसी नहीं होता, पल्सेटिंग डीसी यानी स्पंदित डीसी कहलाता है। और इस डीसी को हम फिल्टर की मदद से क्या करते हैं, डीसी में बदल लेते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज 30 डिग्री, फाइंड न्यूमेरिकल अपर्चर। एक ऑप्टिकल फाइबर का ग्राह्य कोण 30 डिग्री है, तो इसके न्यूमेरिकल अपर्चर का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल अपर्चर हम जानते हैं एन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर या साइन थीटा 0। दो फार्मूले हैं। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह नहीं दिया है तो इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, यहां पर केवल इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल ग्राह्य कोण दिया गया है कितना है, 30 डिग्री। इस फार्मूले का यूज हम यहां पर करेंगे साइन 30 डिग्री। ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना हो गया, हाफ। साइन 30 डिग्री हाफ हो गया। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर एन ए इक्वल टू हाफ, ये एक्सेप्टेंस एंगल 30 डिग्री के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तापमान बढ़ाने पर धातु का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। पहला है इंक्रीजेस, बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ एबव। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो हमारे कंडक्टर में एटम्स हैं, एटम्स क्या करेंगे, ये जो एटम्स हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी थर्मल ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, और इनका जो मीन पोजीशन के इधर उधर दोलन है, इस दोलन का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इसके मार्ग में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है करंट प्रवाहित करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के परमाणु से टकराने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के यहां पर मेटल में ज्यादा टकराएगा, तो ज्यादा टकराने से ये और देर में पहुंचेगा। जब देर में पहुंचेगा एक एंड से दूसरे एंड, तो इस कारण से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहां पर पहला ऑप्शन सही है कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। यहां पर जो फार्मूला है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फार्मूले में जो डेल्टा टी है वो T2 माइनस T1 है, और ये पॉजिटिव है। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का एट टू टेम्परेचर T1 और T2 पर। T1 टेम्परेचर पर R1 रेजिस्टेंस है, T2 टेम्परेचर पर R2 रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अल्फा चूंकि पॉजिटिव है इसलिए R2 ये क्या इंप्लाई करेगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो मेटल के लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप गुणांक, ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 चार्जेस Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3
and Q4 are placed at corner of square in free space. What will electric potential at center of square? तो ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं, तो स्क्वायर यहां बनाना था। तो ये सारी डिस्टेंस सेम है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर? तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो यह सारी डिस्टेंस हम सेम मान सकते हैं आर। तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जानते हैं, हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं या एक साथ कैलकुलेट करना है। तो 1/4πε0 ये कॉमन रहेगा पहले चार्ज के कारण Q1/R, दूसरे चार्ज के कारण चार्ज सहित हम लेते हैं तो Q2/R माइनस में आएगा, प्लस Q3/R, ये Q3 माइनस में है तो माइनस साइन हमने लिया है, प्लस Q4/R। तो यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, थर्ड ऑप्शन -Q3 Q2 माइनस Q4। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर? आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहा जाता है? मीटर ब्रिज? तो मीटर ब्रिज को नहीं कहा जाता। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये भी नहीं कहा जाता। पोटेंशियोमीटर इसको कहते हैं। कैरी फोस्टर ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर ब्रिज, ये तीनों क्या करते हैं? ये व्हीटस्टोन सिद्धांत पर काम करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर हमारा ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। यही आदर्श वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर कहलाता है, क्योंकि ये किसी भी सेल का ईएमएफ, किसी भी सेल का ईएमएफ क्या करता है? ई मेजर करने के लिए सेल से कोई भी धारा नहीं ड्रॉ करता है। तो सेल से बिना धारा लिए ही किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ मेजर करना ये पोटेंशियोमीटर से ही संभव है, और इसीलिए ये आदर्श वोल्ट मीटर या आइडियल वोल्ट मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धता मिलाई जाती है? तो एन टाइप के अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धता मिलाई जाती है? तो एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। तो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में है। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? ऐसा तत्व देगा जिसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारे पास पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजक तत्व क्या करते हैं? ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ये डोनर एटम कहलाते हैं। इसलिए ये एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं, जबकि पी टाइप बनाने के लिए 3 संयोजकता वाले ट्राईवैलेंट 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं, तो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज टेस्ट चार्ज? परीक्षण आवेश क्या है? तो परीक्षण आवेश को हम Q0 से लिखते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज, अत्यंत छोटा आवेश, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। एंड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये अत्यंत छोटा धनात्मक आवेश। तो ये बात सही है कि टेस्ट चार्ज हमारा अत्यंत छोटा और धनात्मक होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता, यानी अत्यंत छोटा इकाई ऋणात्मक आवेश, ये चीज सही नहीं है। तो हम 2 को ही टिक करेंगे। तो हमारा जो परीक्षण आवेश है वो बहुत छोटा होता है और धनात्मक होता है। इसका मान कितना होता है ये डेफिनेट नहीं है। तो जो हमारा परीक्षण आवेश है इसका मान डेफिनेट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये बहुत स्मॉल बिंदु जैसा होता है, पॉइंट जैसा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ लेजर? निम्नलिखित में से कौन सा लेजर का भाग नहीं है? तो कौन सा लेजर का भाग नहीं है, यहां नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हमें पहचानना है कौन सा पार्ट लेजर में नहीं लगता। एक्टिव मीडियम, सक्रिय माध्यम, ये लेजर में लगता है। कैविटी रेजोनेटर, कैविटी रेजोनेटर 2 पैरेलल मिरर्स होते हैं, सबको याद होगा।
एग्जैक्टली पैरेलल मिरर्स एक पूर्ण परावर्तक मिरर होता है, दूसरा आंशिक परावर्तक मिरर होता है, यह कैविटी रेजोनेटर का काम करता है। पंपिंग सोर्स, पंपिंग स्रोत यह भी होता है जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर क्लैडिंग, तो क्लैडिंग ही सही ऑप्शन है। क्लैडिंग लेजर में नहीं है, लेजर का पार्ट क्लैडिंग नहीं है। क्लैडिंग क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग होती है, जबकि लेजर में ये क्लैडिंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है, लेजर का नहीं है। क्वेश्चन 9, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती। तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। फोर्स में R स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी में R होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है बिल्कुल, तो पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करती है। मास ऑफ बोथ चार्जेस, तो मास का कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो मास पर ही निर्भर नहीं करती। और ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पर भी निर्भर कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर के पर जो डिपेंडेंसी है 1/K, और R पर भी जो डिपेंडेंसी है 1/R। तो इस तरह से बी ऑप्शन ही यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, मास ऑफ चार्ज, जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज कोर्सिविटी इन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, चुंबकीय शैथिल्य में निग्रहिता क्या है? कोर्सिविटी इज अप्लाइड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हिच मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल इज मैक्सिमम, मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल इज मैक्सिमम, यानी निग्रहिता विपरीत दिशा में लगे चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा है जिस पर पदार्थ की अधिकतम चुंबकित हो जाता है, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। कोर्सिविटी इज अप्लाइड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हिच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज डीमैग्नेटाइज्ड, यानी निग्रहिता विपरीत दिशा में लगे चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकित हो जाता है, तो यही राइट ऑप्शन है। तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो गया? चुंबकित हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटाएंगे तो ये इसका मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकत्व तो जीरो नहीं होता फील्ड जीरो करने पर। फील्ड को हम दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाएं तो यहां आके जीरो होता है, तो ये रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है यही कोर्सिविटी कहलाती है, कोर्सिविटी या निग्रहिता कहलाती है। यानी विपरीत दिशा में अप्लाई किया गया चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा जिसके लिए लौह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकित हो जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित रहता है इतना, ये रिटेंटिविटी कहलाता है। और फिर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ाने पर मटेरियल हमारा डीमैग्नेटाइज हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा को ही कोर्सिविटी या निग्रहिता कहते हैं। ये 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 11, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैरेड 10 फैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी 3 संधारित्र समांतर श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी वैल्यूज 10 फैरेड है, सबकी 10 फैरेड सबका मान है। तो इस तरह से इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता इनवर्स होकर ऐड होती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो इस तरह से 3/10 और C का मान ज्ञात करना है 10/3 हो गया, तो ये 10/3 फैरेड ये राइट ऑप्शन हो गया। तो श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट रूबी लेजर, रूबी लेजर के लिए जो सही है, क्या सही है? रूबी लेजर इज कॉन्टिन्यूअस लेजर, रूबी लेजर सतत लेजर है। सतत का मतलब लगातार रूबी लेजर से लाइट निकल रही है, तो रूबी लेजर से लगातार लाइट तो नहीं निकल रही है, लेजर नहीं निकलती, तो रूबी लेजर इज पल्स लेजर, रूबी लेजर पल्स लेजर है, तो ये बिल्कुल सही है। रूबी लेजर पल्स लेजर होता है जिससे पल्स फॉर्म में लाइट निकलती है,
तो जो आउटपुट निकलता है लाइट पल्स के फॉर्म में। कुछ समय तक लेजर निकलना बंद हो जाता है, फिर ये कुछ समय बाद चालू हो जाता है, फिर इस तरह से लेजर लाइट पल्स के रूप में निकलती है। 13 फिनोमिना इन व्हिच एनी कंडक्टर इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स रेजिस्टेंस बिकम जीरो इज कॉल्ड। वह घटना जिसमें यदि किसी चालक को क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे कहते हैं। तो वह घटना जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक तापमान से नीचे चालक को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता नहीं। सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता, यही है। कंडक्टिविटी चालकता नहीं, क्योंकि कंडक्टर इटसेल्फ है ही ये, नन ऑफ एबव, ये भी सही है। तो अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर या इससे नीचे हम कंडक्टर को कूल करें तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस जीरो होने की घटना है यही सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता कहलाता है। तो ये हमारा सुपर कंडक्टर क्या बन गया, आइडियल कंडक्टर, आदर्श चालक। आइडियल कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो जीरो होना चाहिए, तो आदर्श चालक का प्रतिरोध जीरो यानी सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध जीरो होता है, तो ये आइडियल कंडक्टर हो गया। और ये एक और प्रॉपर्टी शो करता है, आइडियल डायामैग्नेटिज्म, आदर्श प्रतिचुंबकत्व। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे सुपर कंडक्टर में या अति चालक में होती हैं, आदर्श प्रतिचुंबकत्व और दूसरी प्रॉपर्टी आइडियल कंडक्टर यानी आदर्श चालकता। क्वेश्चन 14 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी वायर्स डिपेंड ऑन। किसी तार की विद्युत चालकता निर्भर करती है, तो किसी भी तार की विद्युत चालकता निर्भर करती है लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई L, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मटेरियल ऑफ वायर, तार के पदार्थ रो पर। तो जो विद्युत चालकता है इसको G से लिखते हैं, तो G से ही हम लिखेंगे। ये R के व्युत्क्रम होती है, तो 1/R, और इस तरह से हम लिखेंगे इसको, तो ये आएगा इक्वल टू 1/R इक्वल टू R की वैल्यू होती है रो L/A। तो इस तरह से रो L नीचे आ गया, A ऊपर आ गया, तो क्या हुआ, मटेरियल ऑफ वायर पर निर्भर कर रहा है G, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर कर रहा है, और कंडक्टिविटी किस पर निर्भर कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर, तीनों पर निर्भर कर रहा है। तो ऑल ऑफ एबव, तो जिन जिन पैरामीटर पर रेजिस्टेंस निर्भर करेगा उसके व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता निर्भर करेगी। क्वेश्चन 15 पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पहला ऑप्शन ऑब्टेन्ड स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में छोटा चुंबकत्व प्राप्त करते हैं या कम मात्रा में चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल का हो गया, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल या प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑब्टेन्ड स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में छोटा चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो यही हमारा पैरामैग्नेटिक का केस है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में जब रखे जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन ऑब्टेन्ड ह्यूज मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विशाल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए सही है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। 16 ट्रांजिस्टर इज जनरली यूज, ट्रांजिस्टर साधारणतः प्रयोग किए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, प्रवर्धक, रेक्टिफायर, दृष्टकारी
तो बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, यानी ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर की मदद से नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन राइट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो इस तरह से 16 का 1 ऑप्शन सही है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है और किसके रूप में यूज होता है, ऑसिलेटर यानी दोलित्र के रूप में। तो इन दोनों रूप में प्रयोग होता है, जबकि डायोड रेक्टिफायर या दृष्टकारी के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन 17, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज व्हेन प्लग ऑफ 20 ओम इज रिमूव्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। मीटर ब्रिज में जब बैलेंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड एट लेंथ 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज के प्रयोग में जब प्रतिरोध बॉक्स से 20 ओम का प्लग हटा लिया जाता है तो प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध आ गया 20 ओम आ गया, तो ब्रिज 40 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अज्ञात प्रतिरोध की मान कितना होगा, तो हम जानते हैं ब्रिज मीटर ब्रिज के लिए S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपान L। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए, 100 माइनस L अपान L। तो हम क्या जानते हैं, इसको याद करने का तरीका S इक्वल टू Q अपान P। तो इस तरह से S इक्वल टू R इंटू Q अपान P, Q का मान 100 माइनस L और P L। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। R की वैल्यू 20 रख देंगे, 100 माइनस L 40 अपान L 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 से कट जाएगा, 2 आ गया, और ये 60 अपान 2, तो कितना आ गया 30 ओम। S की वैल्यू 30 ओम आ गई। तो ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √3, म्यू इक्वल टू √3, फाइंड ब्रूवेस्टर्स एंगल फॉर आर पोलराइजिंग एंगल फॉर दिस मटेरियल। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस पदार्थ के लिए ब्रूवेस्टर कोण या ध्रुवण कोण की गणना कीजिए। तो हम ब्रूवेस्टर एंगल या ध्रुवण कोण के लिए फार्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू tan IP। तो IP इक्वल टू इसका tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू √3 है, √3 रखेंगे, tan इनवर्स √3, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवण कोण आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा 2 ऑप्शन सही है। तो यहां पर 18 का 2 60 डिग्री आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इफ C0 इज कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स एंड C इज कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, व्हिच इज करेक्ट। C0 क्या है, धारिता। जब हम जो हमारी संधारित्र की प्लेटें हैं इनके मध्य निर्वात हो, तो निर्वात होगा तो K की वैल्यू 1 हो गई, तो ये धारिता जो है वो C0 हो गई। और फिर क्या है, जब प्लेटों के मध्य K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल रखा जाता है, तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल प्लेटों के मध्य रख दिया गया, तो धारिता C हो गई। तो दोनों का फार्मूला क्या है, ε0 A अपान D और इसका K ε0 A अपान D। तो C अपान C0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतने की वैल्यू C0 है, तो हम क्या करेंगे K या C इक्वल टू K C0। C इक्वल टू K C0 क्या फार्मूला देखेंगे, यहां पर 19 का 3 इज राइट ऑप्शन। तो ये कैसे आया, ये जो इतना टर्म है ε0 A अपान D, इसका मान C0 है, तो यहां रखेंगे, तो C इक्वल टू K C0। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। रिफ्लेक्शन परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम शॉर्ट में TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, नन ऑफ एबव। तो यहां पर ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR या पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है।
क्वेश्चन 21, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज 1 मीटर अवे फ्रॉम 1 नैनो कूलाम। 1 नैनो कूलाम आवेश से 1 मीटर दूरी पर रखे बिंदु पर विद्युत विभव का पता लगाएं। तो 1 नैनो कूलाम का ये चार्ज है और इससे 1 मीटर दूरी पर हमारा बिंदु स्थित है। यहाँ पर पोटेंशियल VA का मान ज्ञात करना है। VA इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फार्मूला होता है। इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 9 × 10⁻9 इंटू 1 नैनो कूलाम यानी 1 × 10⁻⁹ कूलाम। ये हमारा चार्ज हो गया और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 वोल्ट आ गया। तो 9 वोल्ट का हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 नैनो कूलाम चार्ज के कारण यहाँ 1 मीटर दूरी पर स्थित पोटेंशियल हमारा 9 वोल्ट का होता है। क्वेश्चन 22, व्हिच इज ट्रू फॉर फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल। जो फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल के लिए या सौर सेल के लिए सही है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन फोटोवोल्टाइक सेल इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। जब फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल पर प्रकाश पड़ता है तो यह बिजली उत्पन्न करता है। तो ये बात सही है। सोलर सेल पर जब हम लाइट डालते हैं तो वो विद्युत उत्पन्न करता है यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। When photovoltaic cell is connected to a battery in forward bias, then it emits radiation or light. जब फोटोवोल्टाइक सेल या सौर सेल के अग्र अभिनत में एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो यह विकिरण या प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो ये बात रॉन्ग है। ये एलईडी के लिए ट्रू है। एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ें तो वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो एलईडी ये काम करता है, ना कि फोटोवोल्टाइक सेल। तो ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर 22 में करेक्ट है। बोथ ऑफ एबव रॉन्ग हो गया, नन ऑफ एबव भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन 23, इन इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 2n λ/2। यानी व्यतिकरण में इंटरफेरेंस के बारे में पूछा जा रहा है। व्यतिकरण में दो व्यतिकारी प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर 2n λ/2 है, यानी n लैम्डा है तो व्यतिकरण होता है। तो ये व्यतिकरण होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है ये किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए होता है। उसके लिए हम जानते हैं फेज डिफरेंस क्या हो गया, +-2n पाई +-2n पाई। और ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया, n लैम्डा या 2n λ/2, दोनों एक ही चीज है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो गया, +-2n + 1 π/2। तो ये जो फेज डिफरेंस है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया, यानी 2n + 1 λ/2। एक्चुअली यहाँ π/2 नहीं होगा, यहाँ पाई होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n + 1 पाई, ये फेज डिफरेंस हो गया। पाथ डिफरेंस जहां पाई है वहां λ/2 लिख देंगे, 2n + 1 λ/2। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया। तो इसको रिमेंबर कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 24, द स्टेट व्हिच हैज लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड इन एनी एटम इज कॉल्ड। किसी परमाणु की वह स्टेट जिसका जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड होता है कहलाता है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। बिल्कुल सही है। एक्साइटेड स्टेट ऐसी स्टेट है जिसका लाइफ टाइम यानी जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है। मेटा स्टेबल स्टेट 10⁻³ सेकंड इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी इसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड है। आयनित अवस्था या आयोनाइज्ड स्टेट, इसको एक बार हम किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही रहेगा जब तक कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस गैप को फिल नहीं करेगा। तो ये आयोनाइज्ड स्टेट ही रहेगी, नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे सही आंसर यहाँ एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था ही है। यही 24 का 1 राइट आंसर है। यही लास्ट क्वेश्चन था।